भारती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस हिंदी के क्लास में। आशा है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारी चर्चा हो रही थी समास पर। समास क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि दो पदों का जो योग होता है और उससे दो पदों का योग होकर एक नया अर्थ प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास पर हम चर्चा कर चुके थे, समास के भेद पर चर्चा कर चुके थे और समास में दो भेद पर हम चर्चा कर चुके थे, अव्ययी भाव पर और द्वंद्व समास पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास पर। मैंने कल भी बताया था तत्पुरुष समास को हिंदी में अलग भेद भी माना जाता है और तत्पुरुष के अंदर ही दो भेद, द्विग समास और कर्मधारय को तत्पुरुष का ही अंग माना जाता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इन्हें अलग अलग भी मान सकते हैं। तो कोई इनके 4 भेद मानता है समास का और कोई 6 भेद मानता है। 4 मानोगे तो द्विग और कर्मधारय तत्पुरुष के अंदर ही आ जाएंगे और अलग मानोगे तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तत्पुरुष की जो विशेषता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि तत्पुरुष में जिस पद में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो परिभाषा हो जाएगी, इसमें ना लिख के जहां कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो वहां तत्पुरुष समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद या अंतिम पद, उसी को अंतिम पद बोलते हैं। उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। जब कोई समास यदि आपको समझ में ना भी आ रहा हो, कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो उसे वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा। हमेशा जहां कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो वहां तत्पुरुष समास होता है और जिसमें उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। क्योंकि 2 पद होते हैं तो कोई ना कोई एक पद इसमें प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद नहीं, प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी में, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता लिखा तो माता भी उतना ही, पिता भी उतना ही, बराबर की वैल्यू होती है दोनों की। तो माता और पिता जिस तरह से द्वंद्व में जो भी रहेंगे, भाई और बहन, दुख और सुख, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। लेकिन तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और चूंकि तत्पुरुष के ही भाग द्विग और कर्मधारय हैं तो इन दोनों में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। जबकि बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, उसमें ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि एक तीसरा एक अन्य पद प्रधान होता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ इस पद में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे आपको उदाहरण दें, कल भी दिया था हमने यही उदाहरण, राजपुत्र, ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र। तो अंतिम पद प्रधान होगा, तो कौन पद प्रधान है? पुत्र। अब कैसे आप कहोगे राजा भी तो प्रधान हो सकता है, पुत्र ही क्यों प्रधान माने? तो चूंकि हम बात कर रहे हैं पुत्र की, किस तरह, जब इसे वाक्य में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप लिख सकते हैं राजपुत्र
घोड़े की सवारी करता है। घोड़े की सवारी कौन करता है? राजपुत्र। अगर इनको अलग अलग लिखें तो घोड़े की सवारी कौन करता है, राजा या पुत्र? तो घोड़े की सवारी कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। तो महत्वपूर्ण कौन है? पुत्र। पुत्र भले राजा का है लेकिन सवारी राजा नहीं पुत्र कर रहा है, तो प्रधानता किसकी है? पुत्र की, यानी कि उत्तर पद की प्रधानता है। राजा ये उसकी विशेषता है कि वो राजा का पुत्र है। ठीक है। तत्पुरुष समास में जैसे मैंने कर्मधारय में लिखाया था कि विशेषण विशेषता होती है, तत्पुरुष में भी विशेषता ही लगभग बताते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के भाग ही है। तत्पुरुष का भाग ही कर्मधारय है, तो यहाँ भी आपको विशेषता ही दिखेगी। पुत्र की विशेषता क्या है? कि वो राजा का पुत्र है, लेकिन इसमें कारक चिन्ह छुपा होता है। ठीक है। तत्पुरुष में अगर कर्मधारय होता तो वहां पे कारक चिन्ह नहीं होता, वहां स्पष्ट विशेषता आपको दिखाई दे जाएगी। राजा का पुत्र घोड़े की सवारी करता है, तो महत्वपूर्ण कौन है? पुत्र, क्योंकि सवारी कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। कौन सवारी कर रहा है? पुत्र कर रहा है। जैसे यहाँ आपका ये का क्या हो गया? ये का है आपका कारक चिन्ह। जैसे एक और उदाहरण लिखें, देश भक्ति। देशभक्ति का हुआ देश के लिए तो ये क्या है? के लिए, ये कारक चिन्ह है। ठीक है। ये क्या है? कारक चिन्ह है। देशभक्ति में देश के लिए भक्ति इसका अर्थ है, और के लिए क्या है? कारक चिन्ह है जो यहाँ छिपा हुआ है। और कारक चिन्ह छिपा हुआ है तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देश इंपॉर्टेंट है या भक्ति की प्रधानता है? कौन सा पद प्रधान होगा? तो परिभाषा से तो आप जान ही रहे कि उत्तर पद प्रधान है, यानी कि भक्ति प्रधान है। तो इसमें आप इसका वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, सैनिक देश भक्ति का सैनिक देशभक्ति का गीत गा रहे हैं। सैनिक गीत गा रहे हैं, किसका? भक्ति का। किसकी भक्ति? तो देश की। लेकिन गीत किसका है? भक्ति का है। देश का गीत नहीं गा रहे, भक्ति का गीत गा रहे हैं। किसके लिए? देश की भक्ति के लिए। ठीक है। समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास आपको। अगर वैसे इसके भेद नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको मिले तो आप ये नहीं सोचना मैम तत्पुरुष के भेद भी थे। एक तो तत्पुरुष के वही भेद हैं, जैसे द्विग और कर्मधारय, अगर वो नहीं भी उन्हें अलग भी कर लेते हैं, तो चूंकि इसमें कारक चिन्ह छिपता है तो 7 विभक्तियां होती हैं कारक चिन्हों की, तो 7 विभक्तियों के आधार पर इसके 7 भाग कर दिए जाते हैं। कर्ता तत्पुरुष, कर्त तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, क्रिया तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस तरह से। तो वो भाग हो सकते हैं, पर उनकी कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। आपको जितना जरूरी है वही पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करना है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि मैम मेंस में और डिटेल में पढ़ाइएगा। जो आपका मेंस का सिलेबस अलग से है वो आपको पढ़ाया जाएगा अलग से, लेकिन जो सिलेबस कॉमन है इसमें जो चीज ऐसा लगेगा कि मेंस के लिए जरूरी है वो आपको बताई जाएगी, लेकिन जो कॉमन है उसमें बताने की क्या जरूरत है। मैं परिभाषा यहाँ भी लिखा रही हूँ। आपको मेंस में तत्पुरुष समास पूछा जाता है, आप एज इट इज लिख के आइएगा, नंबर मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। यही लिखना है। इससे डिटेल तत्पुरुष समास में हम क्या बताएंगे आपको? या समास पूछेगा, समास के भेद पूछेगा, तो आप समास की परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, उसके बाद
समास के 6 भेद लिख दीजिए। ग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। बड़े थोड़ा अगर प्रश्न का नंबर अधिक है, ज्यादा बड़ा लिखना है तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उनकी भी परिभाषाएं लिख दीजिए। छोटा लिखना है तो ग्राफ बना के लिख दीजिए, जैसे प्रश्न की मांग हो। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा अब मेंस के लिए पढ़ाओ या प्री के लिए, पढ़ाना तो सेम ही है। हाँ, प्री के लिए अगर हम आपको परिभाषाएं नहीं बताते, सिर्फ समझा देते, ट्रिक बता देते, तो वो प्री के लिए हो जाता। लेकिन मेंस के लिए भी बता रहे हैं, आप नोट्स बनाते हुए लिखिए, ठीक है। प्री मेंस का तैयारी जब सेम सिलेबस होता है तो अलग अलग थोड़ी होती है। बाकी आप लोग कहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको फिर से समझा दूंगी, लेकिन रहेगा तो सेम चीज ही ना, ठीक है। तत्पुरुष समास हो गया, लिख लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे मैम लिखने के लिए वक्त नहीं देती, लिख लीजिए। बताओ। तीन समास हो गए आपके। अव्ययी भाव हो गया, द्वंद्व हो गया, तत्पुरुष हो गया। आगे द्विगु समास। अगला समास है द्विगु समास। द्विग समास में हमने आपको बताया था, द्वंद्व में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है। द्विग में क्या आएगा? गणना, यानी कि संख्या पद आएगा। जिस पद में संख्या या गणना का बोध होता है, द्विग समास कहलाता है। द्विग समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इसकी भी विशेषता उसी तरह होगी, क्योंकि उसी का भाग है तत्पुरुष का। तो जिस पद में संख्या या गणना का बोध होता है वहां द्विग समास होता है। जैसे चतुष्पद, चार रास्तों का समूह, इसी को चौराहा भी बोलते हैं, ठीक है। चौराहा या चतुष्पद, ये क्या है? चार रास्तों का समूह है। इसमें क्या आ गया? संख्या आ गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्विग समास। क्या हो जाएगा? द्विग समास। जैसे पंचवटी, पांच
वट वृक्षों का समूह। या 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? द्विग समास। जहां भी गणना आएगी, जहां भी संख्या आएगी, आपको संख्या दिखाई दे, वहां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्विग समास। और द्विग और बहुब्रीहि एक साथ नहीं देगा, द्विग होगा। अगर इसमें अन्न प्रधान हो जाएगा तो वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे चतुरानन अगर दे दे, दशानन दे दे, तो दशानन में 10 सिर है, 10 सिरों का समूह है दशानन, लेकिन वो रावण के लिए प्रयुक्त है। तो जहां इस तरह की बात हो वहां आप बहुब्रीहि लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आप फिर द्विग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज जो मैंने अव्ययी भाव में बताई थी, नोट कर लेना। नदियों के नाम के साथ संख्या प्रयुक्त होने पर द्विग समास ना होकर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। ये कब आपको मिलेगा? ये नोट आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको मेंस में नहीं लिखना है, लेकिन प्री में इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपको पंचगंगा दे दिया तो आपको तो लगेगा द्विग है, और द्विग तो है नहीं, तो फिर क्या है? अव्ययी भाव है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नदियों के साथ अगर संख्या का नदियों के नाम के साथ यदि संख्या है, जैसे पंचगंगा, सप्त नर्मदा या सप्त सिंधु, ऐसे करके कोई नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देंगे। मिटाओ। अगला है कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या था? जिस पद में विशेषण विशेषता हो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय। जिस पद में विशेष व विशेषण का बोध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। जिस पद में विशेष व विशेषण का बोध हो, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है।
इसमें आपके विशेषण पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, विशेष पहले हो या विशेषण पहले हो। जैसे नील कमल यानी कि नीला कमल, ये क्या है, कमल की विशेषता बता रहा है। ठीक है। जैसे चंद्रमुखी, मुख की विशेषता चंद्र जैसा मुख, मुख की विशेषता चंद्रमा से कर रहे हैं। तुलना हो, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार जो होते थे ना, वो भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है। एक दूसरे की विशेषता बताएगा, वहां यही क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे महापुरुष, ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे पहले और ये सब तो विशेषण पहले आ रहा है, विशेष बाद में। ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेष है, ये विशेष है और ये विशेष है। जैसे इसी को लिखते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम क्या हो जाएगा, विशेषण, और ये विशेष। तो यहाँ आगे पीछे भी हो सकता है विशेषण और विशेष। एक चीज और देखिएगा कि विशेष और इसमें परिभाषा में लिखा है विशेष और विशेषण का बोध हो। जरूरी नहीं है केवल विशेषण विशेषण भी होगा, तब भी कर्मधारय समास ही होगा, याद रखना। जैसे नीला पीला, इस तरह के वर्ड होंगे। नीला भी एक विशेषण है, पीला भी एक विशेषण है। इस तरह के वर्ड भी आपके कर्मधारय समास में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे हरा भरा, ठीक है, मोटा पतला। हालांकि मोटा पतला में अगर आपको द्वंद्व मिल जाएगा तब आप द्वंद्व ही लगाइएगा, यदि द्वंद्व ना हो तो आप कर्मधारय लगाएंगे। लेकिन नीला पीला हरा भरा इस तरह के विशेषण युक्त शब्द है तो उसमें कर्मधारय समास आएगा। ठीक है। क्या आएगा, कर्मधारय समास। किसमें, जहां पे विशेषण ही विशेषण हो या विशेष विशेषण हो या विशेषण विशेष हो, इस तरह का कोई भी रहेगा तो उसमें क्या आएगा, कर्मधारय समास होगा। उपमा अलंकार में जो उदाहरण है वो भी आपके कर्मधारय में आ जाएंगे। रूपक अलंकार के जो उदाहरण है वो भी आपके कहाँ आ जाएंगे, कर्मधारय में आ जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। लास्ट है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में हमने क्या बताया था आपको, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, कोई और प्रधान होता है। इसमें प्रयुक्त कोई भी पद
कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इससे बना पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण बन जाता है। ठीक है, इसमें प्रयुक्त कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरा वर्ण अन्य पद प्रधान होता है, और इससे बना पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण बन जाता है। यानी कि जो इसमें दिया है उसका नहीं, किसी और का। जैसे मैंने कल भी आपको यही उदाहरण दिया था, गजानन। गजानन का अर्थ है हाथी के समान मुख। वैसे तो ये कर्मधारय हो जाना चाहिए, हाथी के समान मुख। मुख किसके जैसा है? हाथी के जैसा। लेकिन गजानन चूंकि किसी और की विशेषता बताता है, किसकी? गणेश की। ये गणेश जी का पर्यायवाची है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र। पीला वस्त्र से क्या पता चल रहा है? पीला क्या है? विशेषण है, तो क्या हो जाना चाहिए? कर्मधारय। अगर बहुव्रीहि ना दिया हो तब आप इसमें कर्मधारय ही लगाएंगे, लेकिन पीतांबर विष्णु जी के कपड़े को कहते हैं, ये रूढ़ है इसके लिए, इसलिए ये क्या हो जाता है? बहुव्रीहि हो जाता है। जो किसी विशेष के लिए विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, वहां पे क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। ठीक है, वैसे तो कर्मधारय ही हो सकता है, विशेषता बताता है तो कर्मधारय ही हो जाएगा, लेकिन बहुव्रीहि कहाँ होगा? जहां इसकी कोई विशेष अर्थ में इसका प्रयोग हो। नोट कर लीजिएगा, अधिकांशतः किसी अधिकांशतः देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। ये आपकी जानकारी के लिए, नोट जो भी लिखाया जाए वो आपकी जानकारी के लिए होता है। आप मेंस में इसको लिखना नहीं है, प्री की जानकारी के लिए होता है, आपकी जानकारी के लिए होता है कि आप ऑब्जेक्टिव में उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? ये हमने समास पढ़े 6 भेद। एक बार रिकॉल कर लेते हैं समास को। समास क्या कहलाता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी चीज को छोटा करना। किसको छोटा करना? तो चूंकि हम यहाँ भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा को ही छोटा करेगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं, वहां क्या क्या होता है? समास उसको कहते हैं। जब जोड़कर कोई चीज को छोटा करते हैं तो वहां समास होता है। समास की परिभाषा समझ में आ गई? 2 पदों का योग समास कहलाता है। इनके भेद कितने हैं? इनके
6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, इनका कोई क्रम नहीं है, जैसे भी हमने लिखाए हो, जैसे भी आपने लिखे हो, सब ठीक है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। 6 हो गए। कौन कौन से 6? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विग, कर्मधारय और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव की विशेषता की क्या थी कि इसमें पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है, और वह अव्यय पद जब किसी अन्य पद के साथ जुड़ता है तो बने हुए पूरे पद को अव्यय बना देता है। अव्यय का अर्थ हम आपको बताए थे कि जिसमें लिंग, काल, वचन के अनुसार कोई परिवर्तन न किया जाए, वो अव्यय कहलाता है। तो अव्यय जुड़ने से अव्ययी भाव बनता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन। ठीक है, और जो नदियों के नाम है उनके साथ यदि कोई संख्या जुड़ी है, वो भी क्या कहलाएगी आपकी? वहां भी कौन सा समास होगा आपका? अव्यय भाव समास होगा। दूसरा एक समास हो गया। दूसरा आपका द्वंद्व। द्वंद्व में और छुपे, ये मैं और छुपे ये कहाँ से? उसका वित्त से बता रही हूँ, जो मैंने आपको लिखाया है। द्वंद्व में और छुपे, द्विग में गणना पद आवत है। पहला पद अव्यय, जिस पद में कारक चिन्ह छिपे, कर्मधारय समास कहावत है। पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, और जिस पद में विशेष विशेषण हो, कर्मधारय समास कहता है। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे द्वंद्व समास की। द्वंद्व में और छिपे, यानी कि जिसके बीच में डैश का चिन्ह लगा हो और छिपा हुआ हो, जिसको अलग अलग करने पे और शब्द या अथवा जोड़ना पड़े, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, गोरा काला। वैसे गोरा काला आपका विशेषण में, तो कर्मधारय भी यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, और द्वंद्व के बाद आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या था? तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तो कारक चिन्ह छिपता है जैसे के लिए, के में, जो भी कारक चिन्ह, हम आपको कारक सारे पढ़ाए हैं, इसीलिए इससे पहले कारक चिन्ह पे बात कर लिए हैं। तो कारक चिन्ह जितने भी हैं, अगर वो छिपे हुए हैं किसी पद में, तो वहां क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देशभक्ति, मतलब देश के लिए भक्ति। जैसे राजपुरुष, यानी कि राजा का कोई पुरुष। राजा का पुरुष का मतलब राज्य का कोई कर्मचारी होता है। ठीक है, राजपुत्री। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, जहां पे कारक चिन्ह छिपा हुआ होगा। तत्पुरुष के बाद द्विग समास। द्विग में गणना होती है, संख्यावाचक शब्द होते हैं। ऐसा कोई पद होगा जिसमें संख्या लिखी होगी, जैसे चौराहा है, तिराहा है, पंचवटी है। ठीक है, पंचरत्न है, नवरत्न है, इस तरह का कोई भी रहेगा, तो उसमें जहां पे संख्या का बोध होगा, वहां आपका द्विग समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या है? विशेषण और विशेषता होगी, दोनों विशेषण भी हो सकते हैं, तब भी कर्मधारय समास होगा। जैसे नील गाय, यानी कि नीली गाय। ठीक है, जैसे सुआ पंखी, यानी कि पंख कैसे? तोते के जैसे। ठीक है, वैसे सुआ पंखी एक रंग को भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप बहुब्रीहि भी देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको, चूंकि दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक है, और जैसे पीला पीला, पीला नीला, काला गोरा, दुबला पतला, इस तरह के जो वर्ण आएंगे, जो विशेषता किसी की बताते होंगे, जो विशेषण होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वहां कौन सा समास होगा? तो वहां होगा आपका कर्मधारय। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान होता है, यानी कि बहुब्रीहि में जो शब्द आपके सामने होता है, वो उसका अर्थ ना होकर एक अन्य अर्थ प्रदान करता है, जो किसी के लिए रूढ़ी होता है, वो क्या कहलाता है? जैसे योग रूढ़ हमने आपको पढ़ाए थे, वही एक तरह से बहुब्रीहि भी होते हैं। ठीक है, जैसे चतुरानन विष्णु भगवान के लिए आता है, चतुर्भुज। ठीक है, जैसे गजानन, दशानन, इस तरह के कोई भी शब्द जो हैं, जो किसी के लिए रूढ़ी बन गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके
कौन सा समास वहां पे होगा? तो वहां होगा आपका बहुब्रीहि समास। हमें आशा है आपको ये सारे समास समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम आगे क्लियर कर देंगे। समास का चैप्टर समाप्त हो गया। आगे हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।